हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो ऑन द टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री जो हम पढ़ रहे हैं, विच इज़ कमिंग अंडर द चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, आई जस्ट होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी बात पे चलिए अब शुरू कर देते हैं आज का हमारा टॉपिक। आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, विच इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें हमने बात की है अबाउट द फूड। ओके, फूड के दो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं। पहला रिसोर्स क्या है? प्लांट्स, और दूसरा क्या है? एनिमल्स, राइट। तो हमने प्लांट्स के अंदर किस तरह के चेंजेस करके आप फूड रिसोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कैसे कर सकते हैं? क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के अंदर हमने बात की थी कि हम कैसे HYV सीड्स को यूज़ कर नई और इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा है अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। हमने ये पढ़ा कि हम किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके अपना डिज़ायर्ड क्रॉप और क्वांटिटी वाइज भी इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किस तरह से आर्टिफिशियली आप फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं, ये भी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हमने क्रॉप का प्रोटेक्शन बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी अदर सोर्स ऑफ फूड के बारे में, जिसको हम कहते हैं एनिमल्स। एनिमल्स आर दी अदर सोर्स ऑफ फूड एंड रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ दीज एनिमल्स कमिंग अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। है ना, आप जनरली डॉग्स, कैट इन सबको घर में पालते हो। इट इज़ नॉट कमिंग अंडर एनिमल हस्बेंड्री, राइट। आप डॉग और कैट्स या किसी भी जानवर को घर में रख रहे हैं तो उसको हम डोमेस्टिकेशन कहेंगे, पालना अलग चीज़ होगी। एनिमल हस्बेंड्री लार्ज स्केल पे होती है, जिसमें हम हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देखते हैं। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उससे आप कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं देख रहे हो। हाँ, वहीं पे अगर आप ब्रीडिंग करके इकोनॉमिकली नंबर ऑफ पेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ डॉग्स या कैट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो फिर टर्न हो जाएगा इनटू एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन फॉर initial time it is just domestication. So domestication of animal is different, whereas animal husbandry includes large scale rearing, breeding and domestication of animals, right? So now we will be moving ahead with the next two set of rearing, breeding of animals, that is fish farming and apiculture. ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा है अबाउट कैटल फार्मिंग एंड वी हैव लर्नड अबाउट पोल्ट्री। ओके, कैटल फार्मिंग इंक्लूड्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स which are of two types, that is milch and draught. Whereas on the other hand, if I talk, we have raised and rearing, breeding of birds who are laying eggs or which are used for the meat, coming under the category of broilers and layers. इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट पिसिकल्चर, फिश फार्मिंग। ओके, पिसिकल्चर इंक्लूड्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ ऑल द फिशेस। ओके, फिशेस की रियरिंग, ब्रीडिंग आप कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पिसिकल्चर या फिश फार्मिंग, या फिर आप उसको और क्या कह सकते हो? उसको आप कह सकते हो फिश रियरिंग ऑफ फिशेस, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास फिश लाइक वाटर बॉडीज दो तरह की होती हैं। तो हम मराइन में अलग तरह की फिशेस की कैप्चरिंग और कल्चरिंग करते हैं, या फिर फ्रेश वाटर में अलग अलग। तो मराइन फिश फार्मिंग अलग होती है एंड कैप्चर लाइक फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग अलग तरह के फिशेस की होती है। आप इन दोनों को एक साथ एक ही कैटेगरी में नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कलेक्टिवली अगर फिश फार्मिंग की बात करें तो फिश फार्मिंग दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला फिश फार्मिंग होता है आपका कैप्चर फिश फार्मिंग। ओके, कैप्चर फिशरीज आपने देखा होगा मूवीज में, या फिर हमने कार्टून्स में, या फिर किसी वीडियोस में बड़े बड़े नेट में फिशेस को पकड़कर उन्हें बांध कर ले जाते हैं। दैट इज कमिंग अंडर कैप्चर फिशरीज। ओके, एंड कल्चर फिशरीज में हम कल्टिवेट करते हैं
फिशेस को, है ना, हम पाल रहे हैं, हमने एक प्रॉपर एरिया रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है जहाँ पे हम पर्टिकुलर फिशेस को रेज कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं. सो वो है कल्चर फिशरीज. कैप्चर फिशरीज में आप ट्रैप करके ला रहे हो, ठीक है, आपको पता चला कि इस एरिया में ये इतनी वैरायटी के फिशेस अवेलेबल हैं तो आप उनको कलेक्ट करके लाते हो. तो फिश कॉट डायरेक्टली फ्रॉम देयर natural resources in the capture fish farming, whereas on culture fisheries fish is cultivated artificial water bodies which are called breeding ponds. वो जो artificial water bodies हैं जहाँ आप इनको breed कर रहे हैं उसे हम कहते हैं breeding pond. Okay, I hope this is clear to you. Let's move ahead and have a look at the other two things that I have already told you, that you have got two types of water bodies. One can be marine and the other can be fresh water. Okay, marine में हम salty, right, salty water होता है, fresh water जो आप regular use करते हो, rivers वगैरह का water. So दोनों में अलग अलग variety की fishes होती हैं, तो उनकी rearing और breeding करना, लाइक अगर आप मराइन फिशेस की रियरिंग ब्रीडिंग कर रहे हो तो उसको हम मराइन फिशरीज कहते हैं. और इसके अलावा अगर आप फ्रेश वाटर की कर रहे हो तो उसको हम इनलैंड फिशरीज भी कहते हैं, या फिर आप उसको फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग भी कह सकते हो. राइट. सो मराइन फिशरी इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ मराइन वाटर लाइक फिशेस विच आर देयर इन द मराइन वाटर, एंड इनलैंड विल बी इन्वॉल्विंग द फिश प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर. ओके, लाइक सैचुरेसीज और लगून्स में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द अदर पॉइंट. राइट, सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रीड्स ऑफ द फिशेस. एज यू नो कि हमने लास्ट पढ़ा था कि इंडिजीनियस और एग्जॉटिक फिशेस होती हैं, सॉरी इंडिजीनियस और एग्जॉटिक बर्ड्स भी होते हैं और कैटल्स भी होते हैं. यहाँ पे इंडिजीनियस ब्रीड्स की आपको फिशेस भी मिलेंगी. ठीक है, जैसे कतला, रोहू, कैलबसा, मृगला, ये सब क्या है, और सॉल्ट वाटर में छानोज, मुलेट, ये क्या है, एग्जॉटिक है. इंडिजीनियस जो कि लोकल होती हैं, एग्जॉटिक यानी कि जो बाहर से हमने इंट्रोड्यूस किए. तो कुछ इसमें से फ्रेश वाटर में कतला, रोहू, कालबुसा, मृगला आ गया, और सॉल्ट वाटर फिश में जैसे कि छानोस, मुलेट, ये एग्जॉटिक हो गए. इसके अलावा जो फिशेस होती हैं उनको आप कार्प्स भी कहते हो. एडिबल और नॉन एडिबल, हर फिश को आप नहीं खा सकते हो, तो जो एडिबल फिशेस होती हैं उनको हम कार्प्स कहते हैं. तो फ्रेश वाटर में कॉमन कार्प्स, मिरर कार्प्स, चाइनीज कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, अब सभी फिशेस की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो यू कैन गो फॉर द अदर टाइप ऑफ फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कंपोजिट फिश फार्मिंग. कंपोजिट फिश फार्मिंग में हम बात करते हैं अबाउट ब्रीडिंग ऑफ फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. राइट, सो जो एकदम सुपरफिशियल लेयर वाली होती है, अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो आप वाटर बॉडी को 3 लेवल में डिवाइड कर देते हो. ठीक है, विच इज टॉप, मिडिल एंड द बॉटम. ओके, सो फिशेज आर कैटेगराइज्ड एट टॉप फीडर, मिडिल फीडर्स एंड बॉटम फीडर्स. Right, so top feeders will feed on the food that is available on the top of the water body. Middle feeders will be available in the region where the food available in the middle part of the water, whereas bottom feeders are completely depends on the weeds or some plants which are growing under the sea or any water body. So on the basis of that, different eating habits, you are rearing, breeding एट द टाइम मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, है ना. जो टॉप फीडर्स होंगी वो टॉप पे रहेंगी, मिडिल फीडर्स विल बी अवेलेबल इन द मिडिल ऑफ द वाटर बॉडी, एंड द बॉटम फीडर्स विल बी अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. सो इस तरह से ईटिंग हैबिट्स के अलग अलग होने की वजह से देयर कैन बी मेनी फिशेस ग्रोइंग टुगेदर एट वंस, है ना. एक बार में हम कई सारी फिशेस को ग्रो करा सकते हैं, और इस तरह की फिश फार्मिंग को हम कहते हैं कंपोजिट फिश फार्मिंग. Okay, composite fish farming is based on the eating habits of these fishes. Right.
Here on your screen you can see about marine fisheries. As I told you, you have got two types of water bodies, that is fresh water and marine water. तो जो fresh water में हम grow करा रहे हैं fishes को, rear और breed करा रहे हैं fishes को, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको हम inland farming कहते हैं. और जब हम marine fishes की rearing breeding करते हैं तो उसको mariculture भी कहते हैं, right? Mariculture you can see, or you can see marine fisheries, pomfret, tuna, sardines, Bombay duck, pearl spots, these all are types of fishes. In addition to which seaweeds, shellfish, oyster, prawns, they are also coming under the marine fishes. ठीक है, ये जो fishes रहती हैं ये एक दूसरे से अलग अलग ईटिंग हैबिट्स होती हैं इनकी भी, तो एक साथ ग्रो कर सकती हैं. अब इन फिशेस की अवेलेबिलिटी के बारे में हमें कैसे पता चल जाता है, सैटेलाइट्स के थ्रू. ठीक है, सैटेलाइट्स कैन बी यूज टू लोकेट द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द फिशेस. दिस इज बेसिकली वेरी यूजफुल फॉर द कैप्चर फिश फार्मिंग. कैप्चर फिश फार्मिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सैटेलाइट्स के थ्रू पता चल जाए कि फिशेस इस एरिया में ज़्यादा अवेलेबल हैं. ओके, इस तरह से हमने फिश फार्मिंग के बारे में पढ़ा. फिश फार्मिंग में क्या होता है, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. एग्स टाइम पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम फिशेस को आर्टिफिशियली इन हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं ताकि उनमें टाइम से प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग हो, ताकि टाइमली फर्टिलाइजेशन हो. बिकॉज अगर आपको पता हो तो फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, राइट. सो बेसिकली फिशेस के अंदर आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उनमें रियली टाइमली उनमें एग्स प्रोड्यूस हो. अब फिशेस की रियरिंग ब्रीडिंग हम क्यों करते हैं, फिशेस आर मेजर सोर्स ऑफ फूड. इनसे फूड तो हमें मिल ही रहा है, फूड के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेडिसिन्स. फिशेस के लिवर कोड ऑयल मेडिसिन तो आपने सुना होगा, राइट. सो फिशेस आर वेरी गुड. They are rich source of protein. They have omega-3 which are very good for controlling the cholesterol level in the body of an individual. So उनके अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेडिसिनल भी. इसके अलावा शेल्स को भी यूज़ किया जाता है, ऑयस्टर्स को यूज़ किया जा सकता है टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स, राइट. सो बेसिकली फिश का पिसीकल्चर हमें इकोनॉमिकली काफ़ी बेनिफिशियल होता है. मेडिसिन्स में कई सारे मेडिसिन्स में हमें फ़िश का कंटेंट देखने के लिए मिलता है. अब हम बात करेंगे अबाउट एपीकल्चर. एपीकल्चर इज व्हाट, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बी. ओके, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बी इन ऑर्डर टू गेट हनी. ठीक है, हनी या फिर अदर बी प्रोडक्ट्स जैसे कि बी पॉलन, ओके, बी वैक्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हनी बी के थ्रू अवेलेबल होते हैं. तो जब हम इनकी आर्टिफिशियल रियरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपीकल्चर. क्योंकि जो हनी बीज होते हैं उनकी जो जीनस होती है ना उसमें आता है एपिस, इसी वजह से इसका नाम है एपीकल्चर, राइट. अब जो आर्टिफिशियल हाइव्स, अब आप थोड़ी ना मधुमक्खी के छत्ते बना सकते हैं जहाँ पे इनकी रियरिंग और ब्रीडिंग होगी, तो हम आर्टिफिशियली कंपार्टमेंट वाइज सेटअप करते हैं जिसको आप एपियरीज कहते हैं. आर्टिफिशियल सेटअप जहाँ पे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बी हो रहा है वहाँ उसको हम कहते हैं एपियरीज. अब जब हम रियरिंग ब्रीडिंग कर रहे हैं हनी बीज की तो हमें 3 तरह की हनी बीज ऑब्जर्व होती हैं, ड्रोन, then there are workers and there are the queen. Okay, so out of these 3, वर्कर्स जो रहते हैं इनफर्टाइल रहते हैं, इनका काम हनी बी कलेक्ट करना, बी हाइव बनाना, बहुत सारा मतलब नेक्टर कलेक्ट करना और बी हाइव बनाना, बहुत सारे काम यही कर रहे होते हैं वर्कर्स. इवन जो यंग हनी बीज होते हैं उनका ध्यान रखने का काम, उनको खाना पीना देने का काम सब वर्कर्स का होता है. ड्रोन जो होता है वो मेल होता है विच विल बी मेटिंग विथ क्वीन, और क्वीन क्या करती है, इट ले एग्स. आउट ऑफ ऑल दीज 3 ओनली क्वीन इज फर्टाइल. ओके, सो क्वीन का काम क्या है, वो सिर्फ फर्टाइल है, तो देयर विल बी प्रोड्यूसिंग ऑफ एग.
queen will be producing egg, drone will be fertilizing. Okay, and then we have the workers. Workers are going to work for the whole colony, or you can say the whole bees living in the beehive. Okay, so there are 3 types of honeybee we are rearing and breeding, है ना. And the main purpose is what? To collect the nectar so that honey can be produced. So you have observed कि जो हमारे एपियरीज होते हैं, आर्टिफिशियल एपियरीज होते हैं, उनके आसपास हम फ्लावर्स इस तरह से ग्रो कराते हैं, नर्सरीज बना लेते हैं. ये जो नर्सरीज होती हैं ये बेसिकली हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, ताकि क्योंकि वो क्लोज रहती हैं तो जो आपके वर्कर्स हैं वो वहाँ जाकर आराम से नेक्टर कलेक्ट कर कर लेकर आ सकते हैं. उस जगह को हम कहते हैं पास्चरेज. ओके, अब यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको जैसे कि एक्सोटिक और इंडिजिनियस स्पीशीज. सो इन केस ऑफ हनी बी ऑल्सो देयर आर एक्सोटिक एंड इंडिजिनियस स्पीशीज. ऑल्सो देयर आर वाइल्ड स्पीशीज. वाइल्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो आपको डंक मार सकती हैं, जो आपको बाइट कर कर हर्ट कर सकती हैं. तो हमको क्या करना है? ऐसी हनी बीज की रियरिंग और ब्रीडिंग नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं? वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द स्पीशीज हु आर calmer, who can be domesticated, right? So here are few example. Apis dorsata, which is rock bee and it is a giant bee. Okay, and then Apis indica. These are indigenous species. Rather than this, here is Apis florea, which is also called little bee. These are the example of indigenous species. Whereas exotic species में एपिस मेलिफेरा आ जाता है, जिसको आप इटालियन बी कहते हो. ठीक है, तो ये बीज की वो स्पीशीज हैं जो कि ज़्यादा वाइल्ड नहीं है, जिनको आप रियर और ब्रीड कर सकते हो इन दैट एपियरी. वरना जो वाइल्ड वाली होंगी वो तो कितना ही बाइट करेंगी जो उनकी रियरिंग और ब्रीडिंग कर रहे हैं. राइट, नाउ बी फॉरेज और पास्चरेज, जो कि मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े फ्लोरल प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है नियर बाय दी एपियरीज. क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हनी बीज वहाँ पे नेक्टर को कलेक्ट कर पाए और नेक्टर से हनी का कन्वर्जन हो पाए. राइट, सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर डन विद द टॉपिक एपीकल्चर एज वेल एज फिश फार्मिंग. So this was the last topic of our chapter, improvement in food resources. I hope you are clear with all the topics that are covered under this chapter, and if in case you have any difficulty, you can simply go back to the previous videos, just have a look at the same और सारे concepts वहीं brush up हो जाएंगे. So कीप वॉचिंग टू शिक्षास्त्र एजुकेशन. अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.